नमस्कार। आप देख रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं नीलम और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि कथक के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ गूंज एक मुलाकात में। थैंक यू तो सो मच। जैसा कि सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे आपके नाम को लेकर है। तो सर का नाम है श्री विशाल कृष्ण जी। और मैं जानना चाहूंगी आपने अपने नाम के पीछे कृष्ण क्यों लगाया है? वैसे हम सब ब्राह्मण फैमिली से हैं और मेरा पूरा नाम विशाल कृष्ण मिश्रा है जी। और चूंकि जब हमारे कथक नृत्य हमारे फैमिली में जब आया, पहले मैं बता दूं सबको कि कथक में 3 बहुत ही फेमस फैमिलीज हैं, घराने हैं। एक तो लखनऊ घराना है, जयपुर घराना और एक बनारस घराना है। तो जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो इज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना, वो उसके फाउंडर थे। तो उस टाइम पे महिलाएं नृत्य नहीं किया करती थी और स्पेशली ब्राह्मण फैमिली के घरों में नृत्य बिल्कुल वर्जित था, बिल्कुल ही नहीं करते थे। तो सुखदेव महाराज जी ने ऐसा सोचा, प्लान तो नहीं कहेंगे, ऐसा सोचा कि अगर बेटियां ही नहीं नाचेंगी, बहुएं नहीं नाचेंगी घर की, तो फिर डांस कौन करेगा। उस टाइम पे सिर्फ मर्द लोग नाचते थे और महिला का किरदार भी मर्द ही निभाते थे। एक तो ब्राह्मण फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं सारे लोग, ऊपर से नृत्य। तो उन्होंने कहा अपनी बेटियों को सबसे पहले नृत्य कराना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला नाम था अलकनंदा देवी जी, देन तारा देवी जी, देन थर्ड नंबर आता है सितारा देवी जी का। सितारा देवी जी फिर चूंकि बनारस छोड़ के वो चली गई एंड एक्ट्रेस बन गई। उसके बाद तो उनकी फिल्म आई थी उषा हरण करके। उस टाइम पे एक्टर्स को भी ढूंढा जाता था, तब तो कोई आज तो भीड़ लगी हुई है बॉम्बे में एक्टर्स लोगों की, हर तीसरा बंदा ही टीवी पे देखना चाहता है। तो उस टाइम पे उनको एक निरंजन शर्मा करके एक डायरेक्टर हुआ करते थे उस जमाने में। आज से मुझे लगता है आपको ये 100 साल पुरानी कहानी बता रहे हैं शायद, वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो उनको एक ऐसी फिल्म बना रहे थे उषा हरण, जिसमें छोटी बालिका चाहिए थी, जिसमें वो डांस भी करती हो और गाना भी गाती हो। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप बनारस चले जाइए, बनारस तो गढ़ है, ये सब संगीत का घर है पूरा, वहां पे आपको एक बच्चे मिल जाएगी वहां पे। तो समहाउ सितारा देवी जी से उनकी मुलाकात हो गई वहां पे। मेरे बाबा ने पहले जाने से बंबई मना कर दिया कि उस टाइम पे बंबई तो बहुत दूर, ऐसा कहा जाता था कि बंबई बहुत दूर है। तो सितारा जी बताती थी कि हमारे साथ 11 लोग फैमिली के गए थे मेंबर्स, एंड देन उन्होंने शिबिका में एक्ट्रेस, उसके बाद वो चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, फिर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में काम किया। एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब के साथ में हलचल, और फिर बहुत तमाम 1932 आजादी के पहले पहले लास्ट उनकी एक मूवी आई थी मदर इंडिया, दैट वाज द लास्ट मूवी थी। तो जब ये नृत्य हमारे घर में हो रहा था, ये जब महिलाएं नाच रही थी, हमारी सब ग्रैंड आंट लोग कहेंगे, मेरी सब तीनों ग्रैंड आंट थी मेरी, तो हमारी जो मिश्रा कम्युनिटी है, जो ब्राह्मण्स की फैमिली है, उससे हमें बहिष्कार कर दिया गया कि आप ब्राह्मण घर की लड़कियों को आप नहीं नाच करा सकते, नृत्य नहीं करा सकते। तो मेरे बाबा ने खुशी खुशी वो कम्युनिटी छोड़ दी और उन्होंने कहा हम कृष्ण के भक्त हैं, तो हम आज सब लोग हमारे घर में कृष्ण सरनेम लगाएगा। तो दैट्स हाउ वी बिकम, सब कृष्ण बन गए। और सबसे पहले गोपी कृष्ण जी आए, जिन्होंने फिल्मों में बहुत काम किया है, और वो मेरे अंकल है, ताऊ जी हैं, मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, मेरे फादर मोहन कृष्ण जी, और अब मैं हूँ विशाल कृष्ण। तो ऐसे ये सरनेम हमारा इंट्रोड्यूस हो गया कृष्ण। पहले तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं साउथ इंडियन से, लेकिन नहीं, मैं मिश्रा ब्राह्मण से हूं। क्या बात है जी। और सर, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कथक में आपकी? क्या ऐसा मोटिवेट किया आपको कि हाँ आप कथक ही करना है? देखिए, मेरे पिताजी एक बहुत पुरानी बात हमें बोलते थे कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता है। तो हम लोग के घर में इतना नृत्य का माहौल था शुरू से ही, क्योंकि सब डांसर्स थे हमारे घर में, मेरी बुआ से मेरे फादर। मेरी मम्मी डांसर नहीं है, बट वो भी थोड़ा थोड़ा डांस सिखा लेती है बच्चों को, कि कितने सालों से वो देख रही है नृत्य। तो शुरू से हमारे घर में नृत्य रहा है। तो बच्चे को जाहिर सी बात है कि आप जैसा जिस चीज में उस बच्चे को आप ढालेंगे, बच्चा वो उसमें ढलता रहता है। तो चूंकि मेरा एक बड़ा भाई भी है, वो तबला बजाता है। तो जब दादी सितारा देवी जी, तो वो तो बॉम्बे में ही रहती थी शुरू से ही, उनका बनारस, उनको बहुत आना जाने का मन होता था, तो वो आना जाना करती थी। तो मुझे याद है कि थोड़ा बहुत पापा लोग बताते थे मेरे को कि कुछ 3.5-4 साल की मेरी उम्र थी और वो बनारस आई हुई थी। तो ऐसी बात चल रही थी कि नेक्स्ट जनरेशन में अभी कौन करने वाला है, कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कोई कराते हैं अभी। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। एंड देन उन्होंने मुझे 10 घुंघरू बांध के, जो कथक का हमारा शुरुआती का जो बेसिक होता है, वो हमें सिखाना शुरू किया।
और इंस्पायर ऑफ कोर्स मेरी दादी और मेरे अंकल ने ही किया है, क्योंकि जो उनकी जर्नी मैंने देखी है, वो जितना स्ट्रगल देखा है कि बनारस से इतने छोटे से शहर से, कब्र चौरा एरिया है, वहां से निकल के इतना फेमस होना और इतनी फिल्मों में काम करना, फिर गोपी कृष्ण जी उसी घर से भाग के गए वो, एंड देन उन्होंने फिर बहुत सारी फिल्में, अगर आप गाना उनके सुनेंगे तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में कोरियोग्राफ की हैं, चाहे वो हेमा मालिनी जी के लिए हो, चाहे वो मधुबाला जी के लिए हो, और कुछ गाने तो उनके बहुत फेमस है, दिल चीज के आप मेरी जान लीजिए, ये सब उन्होंने कोरियोग्राफ किया है। तो वो जो जर्नी मैंने देखी, वो स्ट्रगल देखा है कथक को लेकर, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का, आई थिंक उन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। क्या बात है। और सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपकी दादी माँ पद्मश्री रह चुकी हैं, तो आपकी लाइफ में उनका क्या योगदान रहा है? यही योगदान, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे सिखाया उन्होंने, और आज मेरी पहचान भी बिकॉज ऑफ हर ओनली है ना, क्योंकि अगर मुझे वो नृत्य से इंट्रोड्यूस ना करती, मुझे वो वापस बॉम्बे मुझे ना बुलाती और उनके पास नहीं रहते हम 10 साल, तो आई थिंक वो दुनिया जो मैंने बॉम्बे में देखी है वो शायद मैं देख ही नहीं पाती ना, छोटे से बनारस में रहकर। उन्होंने मेरे फादर को यही बात कहा था कि छोटे से तालाब में रह के कुछ नहीं होगा, समुद्र में जब तक नहीं आओगे ना, यहाँ और नगीने पड़े हुए हैं, तो थोड़ा देखो अपने आप को कि तुम किस लेवल पे हो, यू नो। तो ऐसे उन्होंने मुझे वहां बुलाया। देन शी यूज्ड टू से कि तुम लोग तो बहुत लकी हो कि तुम्हें आज फ्लाइट्स मिल रहा है, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है। उस जमाने में वो बैलगाड़ियों से जाते थे शो करने के लिए, 1 महीना पहले तार आता था, तो उसका जवाब देना पड़ता था। आज तो 4 दिन के अंदर आप प्रोग्राम्स प्लान हो जाते हैं, आप चले जाते हो फ्लाइट से। तो वो सब जो जर्नी सोचते थे उनकी कि कैसे शी बिकम अ कथक क्वीन, उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 साल की उम्र में उनको कथक क्वीन का अवार्ड दिया था, एंड शी वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड। और सरोजिनी नायडू जी ने बकायदा उनको लिखित पेपर पे लाके दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का उनके पास सिग्नेचर पड़ा हुआ है। क्या बात है। और 16 साल की उम्र में उन्होंने उनके सामने 3.5 घंटे डांस किया था, आप सोचिए। तो ऐसा मैंने ये कहानी जब सुनी थी उनसे, कि मैंने उनको पूछा जब कि ये कैसे हुआ और वहाँ कौन कौन था, तो बोली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में बाबा को एक लेटर भेजा कि हम चाहते कि आपकी घर से कोई नृत्य करने के लिए आए, तो सितारा देवी जी को ले गए शांति निकेतन। तो वो उन्होंने, बाबा चूंकि हमारे बहुत बड़े संस्कृत ज्ञाता भी थे और उनको आयुर्वेद का भी बहुत ज्ञान था, और इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे बजा लेते थे वो, और लिखते बहुत अच्छा थे, साहित्य का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो बाबा खुद अपने आप में बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे। अगर आप झनक झनक पायल बाजी देखेंगे मूवी, तो उसमें किरदार उनका ही हूबहू किरदार किया है उन्होंने, एक एक्टर ने किया। पहले वो किरदार मेरे बाबा को ही ऑफर हुआ, तो उन्होंने पिक्चर में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें हीरो जो थे वो गोपी कृष्ण जी थे। संध्या के साथ में उनका पहला फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो रहे थे मूवी में वो, तो उसको वी शांताराम जी बना रहे थे। उसकी भी स्टोरी बाद में बताएंगे कि कैसे झनक झनक पायल बाजे बना एक्चुअली। तो वो झनक झनक पायल बाजी में जैसे उनका स्वरूप है, ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़े बड़े बाल और लंबा कुर्ता पहनते थे वो, तो एकदम वो वैसी पर्सनालिटी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसी बिल्कुल थी। तो सितारा जी को आमंत्रण आया, तो वो गए वहां परफॉर्म करने के लिए। तो बाबा ने कहा था सितारा देवी जी को कि देखो ये कुछ दे तो लेना नहीं, इनको बस बोलना कि अपना हाथ जो है ना मेरे सर पे रख दीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए मुझे, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो सितारा जी बोलती थी कि उस टाइम पे एक साड़ी और 51 रुपए का लिफाफा उनके पास आया, ऑफर आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं लूंगी। तो अपने पिताजी की तरफ देखने लगी, यानी बाबा की तरफ देखने लगी कि क्या करूं, ले लूं या छोड़ दूं उसको। तो उन्होंने कहा अच्छा ले लो, तो उन्होंने ले लिया। तो अब वो जो ले तो लिया उन्होंने, लेने के बाद एंड शी सेड कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है अपने पिताजी से, तो मुझे कुछ ऐसी चीज दे के जाइए जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को बता सके हम आपसे मिले जी। क्योंकि ये साड़ी तो एक दिन फट जाएगी और ये 50 रुपए एक दिन खा पी के खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो हम दुनिया को क्या बताएंगे कि आपसे मिले हैं और आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने सरोजिनी नायडू जी को कहा कि ऐसा सर लिख के लेके आओ। तो उसमें वो लिखा था कि तुम इस विधा की अब से तुम इस नाम से जानी जाओगी, तो नृत्य सम्राज्ञी सितारा देवी। क्या बात है। तो उन्होंने फिर सारे अवार्ड्स उन्होंने ठुकरा दिए। उन्होंने कोई पद्म विभूषण पद्म भूषण कोई अवार्ड नहीं लिया, ओनली शी एक्सेप्टेड ओनली पद्मश्री। थ्राइस शी रिफ्यूज्ड पद्म भूषण, ट्वाइस शी रिफ्यूज्ड पद्म विभूषण। कि अब लूंगी सीधा तो भारत रत्न लूंगी, मुझे नहीं चाहिए अवार्ड, क्योंकि जो मुझे अवार्ड रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दिया, मुझे जिस कला में कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, उसकी मुझे महारानी कह दिया, तो अब मुझे उससे बड़ा कोई अवार्ड है ही नहीं मेरे लिए। सर जैसे पहले क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी कि
शिष्य जो रहते थे हाँ उनका एक अलग ही संबंध होता था गुरुजन से, जी उनकी हर बात मानना, उनकी हर एक आज्ञा का पालन हम्म। करना। और हमारे शास्त्रीय संगीत और नृत्य में बहुत ज्यादा इस चीज को मान्यता दी जाती जी, थी, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं ये चीज विलुप्त हो गई है, गायब हो गई है, हमें नहीं देखने को मिलती है। तो आप इस फील्ड से हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज के लिए, क्या ये सही है? देखिए समय बहुत बदल चुका है, बहुत परिवर्तन हो गया। उस समय में क्या था कि गुरु के प्रति इतना डिवोशन था, इतना बच्चे सेक्रीफाइस करते थे गुरु के लिए कि उस टाइम पे तो गुरु भी ऐसे परीक्षा लेते थे ना। वो तो जी आजकल इट बिकम लाइक वो हो गया ना, क्या कहते हैं, बस बेचना हो गया ना। सेल जी। कर रहे हैं अपनी आर्ट को, आप बेच रहे हैं क्योंकि आपने जी। एक इंस्टीट्यूशन खोल लिया आपने। वो 1 घंटे के क्लासेस होते हैं, उसमें आइए सीखिए, आप सीखे तो सीखे, नहीं सीखे तो नहीं सीखे। जी आजकल तो बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो बस टाइम पास करने के लिए सीख रहे हैं। जी दे डोंट वांट टू बिकम अ ग्रेट कथक डांसर, तो उनको बनना नहीं है। जी तो जिनको बनना होता है वो मेहनत करते हैं। तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाँ गुरु शिष्य परंपरा खत्म सी हो गई है। अभी भी बची हुई है, कुछ बच्चों ने बहुत उसको संजो के रखा हुआ है और वो गुरु को पर्सनली आपको समझना भी पड़ता है। उस समय क्या होता था, देखिए उनको 50, 100, 150 स्टूडेंट्स का क्लास नहीं चाहिए होता था, जी क्योंकि गुरु जो हमने सुना है अपने घरों में, जो सुना है यूजुअली, कि इसमें धैर्यता, इसमें पेशेंस लेवल बहुत चाहिए होता है। तो गुरु अपनी कला को किसी को देने से पहले ना उसका वो पहले वो चेक करते थे कि इसके अंदर धैर्यता है कि नहीं है। तो पहले सारे घर के काम कराते थे कि झाड़ू लगाओ, जाओ गुरु माँ के साथ ऊपर कपड़े डालो, जी ये करो वो करो, सब करो। जी। तो धीरे धीरे तब जाके अच्छा लगता था कि अच्छा तुम 1 महीना टिक गए हो, अभी चलो एक चीज सीख लो। तो वो जो एक चीज मिलती थी ना, वो सालों साल चलने वाली चीज होती थी। मतलब कि उसका एक गुरु जी का वो एक प्रसाद, वो अब नहीं मिलता। अब तो बस चल रहा है, किसी प्रकार से लोग चला रहे हैं। जी लेकिन अभी भी हम कहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफकोर्स समझते हैं गुरु को, और वो गुरु भक्ति के बिना तो कुछ फायदा ही नहीं है। फिर तो संगीत में तो कभी नहीं होगा। इवन हम अपने वर्कशॉप में भी बच्चों को यही बोल रहे थे कि आप सब तो बहुत लकी हो कि खुद आके हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, जी है ना। जी ये तो अब विदेशों में भी, अभी लास्ट टूर मेरा अमेरिका में था, भीड़ थी वहां पे स्टूडेंट्स लोगों की, सब सीखना चाहते थे। क्योंकि और बहुत अच्छा लगा मुझे जान के यूएस में कि वो ये कह रहे थे कि एक तो हम पराये देश में हैं, पराये कंट्री में हैं, कम से कम इसके माध्यम से हम अपने कल्चर से तो जुड़े हुए हैं। क्या बात है। कम से कम हमें फील तो हो रहा है कि इंडिया का एक तो चीज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है यूएस में एक्चुअली। और इतना भीड़, इतनी भीड़, एक स्टूडेंट, एक गुरुजी के पास में 300 350 स्टूडेंट्स हैं जी। तो मैंने सबसे जानने की कोशिश की, और मुझे बहुत आदत होती है ऑब्जर्व करने की किसी चीज को या किसी जगह को। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या, क्यों सीखते हो, क्योंकि इंडिया में तो इतना डेडिकेट, बहुत कम ही लोग डेडिकेशन दिखाते हैं इतना। बोले आप सोचिए कि हम इतनी दूर रहते हैं, 20-22 घंटे लगते हैं हमें इंडिया पहुंचने में, हम तो कितना दूर है। तो इसको सीखने से हमें लगता है कि हम अपने घर से जुड़े हों, अपनी मिट्टी से जुड़े हों, है ना। यहाँ पे भी है, ग्वालियर में भी बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मेरी शिष्या भी है नव्या चौरसिया, वो भी ऑनलाइन ही सीखती है मुझसे। बट समय समय पे उसको पता होता है कि हमें गुरुजी के पास बनारस जाना है, करेक्शन कराना है, सीखना है, देन वापस आके उसको रियाज करना है। तो सबसे बड़ा क्या होता है कि रियाज जी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। वो आपको जो गुरु हमेशा बच्चे को सही तालीम ही देगा। बाकी आप कितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, आपका कितना दिमाग काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और सर जैसे कि हमने जाना कि आप बनारस घराने से हैं और जी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और आप और जगह भी जा सकते थे, बट आपने ग्वालियर ही क्यों चुना, ये भी जानना बिकॉज ऑफ माय शिष्या। ग्वालियर पहले मेरा एक बार 2018 में आना हुआ है जी। एंड देन जब इसने मुझे फेसबुक और इधर देखा, यूट्यूब वगैरह पर मुझे देखा, देन उनकी मम्मी ने मुझे मैसेजेस किया सिखाने के लिए। तो वो भी उनसे भी पूछे, उनको 1.5 साल लग गए मुझे उनको हाँ बोलने में, उनकी बच्ची को सिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने मैसेज करना बंद नहीं किया। मैसेजेस मुझे हर बार आते थे, ऐसे मुझे रोज मैसेजेस आते हैं जी। रोज मेरा इंस्टाग्राम भरा रहता है जी। लेकिन फिर हम लोग भी चूज करते हैं, गुरु का भी होता है कि देखते हैं, हम लोग भी समझ जाते हैं कि किसके अंदर है वो क्षमता है कि उसको वो आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, 10 स्टूडेंट्स रहे ऑल ओवर इंडिया में काम करें, लेकिन अच्छे चाहिए, लॉयल रहे नृत्य के प्रति, कि जो सिखा रहे हैं उसको सही तरीके से उसको आगे करें। क्योंकि आजकल तो बॉलीवुड का जमाना है, अब तो सब बॉलीवुड, उसके अलावा तो कोई नहीं। और हम लोग हमेशा उसी ऑथेंटिक चीजों पे ही अटके रहते हैं।
उसके अलावा तो इधर उधर कुछ नहीं करते। हाँ, कमर्शियलाइज काम करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं कमर्शियल काम, क्योंकि आज का दौर ऐसा समय बदल चुका है, मैंने हमेशा कहा ही हुआ। बस उस चीजों को इतना पॉलिश वे में प्रेजेंट करना चाहिए कि उसका जो तासीर है, जो उसकी खुशबू है, वो मरनी नहीं चाहिए। क्या बात। उस आर्ट फॉर्म की तासीर नहीं मरनी चाहिए। आप उसको भले आप उसको रंग रूप करके अलग तरीके से प्रेजेंट जरूर करें, लेकिन जो उसका जड़ है वो खत्म नहीं होना चाहिए। क्या बात। सर जब आप यहाँ आ रहे थे जी। तो उससे पहले हम लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा अचीवमेंट आपका क्या रहा है उसके बारे में बताएं, उसके पीछे की कहानी भी बताएं। देखिए, वो तो गुरु कृपा थी और खुद के प्रति, डांस नृत्य के प्रति इतना डेडिकेशन था कि वो अचीवमेंट खुद ही अपने पास आते गए। धीरे धीरे मुझे 4 अवार्ड्स मिल गए अच्छे, और मुझे लगता है शायद इतनी यंग एज में किसी को नहीं मिलता इतनी चीजें। पर हाँ, जब भी नृत्य करता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं वो सब अपने गुरु के प्रति अर्पित होता है। मेरा पूरा प्रोग्राम जितना भी कभी भी हम करते हैं, और आज ग्वालियर में भी जो मेरा कार्यक्रम रहा है, वो भी मेरी दादी को डेडिकेट किया था, सितारा देवी जी को। क्योंकि हमेशा मेरा मानना ये है कि अगर वो नृत्य ना कर रही होती तो आज महिलाएं नृत्य ना कर रही होती। तो जो एक बैरियर था, उन्होंने उसको तोड़ दिया और वो आगे आई, सामने आई, फिल्मों में गई, फिर फिल्में भी छोड़ दिया उन्होंने। एक टाइम पे उन्होंने फिल्म करना भी छोड़ दिया। एक्चुअली एक टाइम आया जब उन्होंने फिल्म करना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उस तब ऑडियंस ने, एक जगह वो क्लासिकल शो में नाच रही थी, तो ऑडियंस ने कहा कि मुझे ये वाला डांस नहीं देखना है, मुझे फिल्म वाला डांस दिखाओ। तो उन्होंने कहा फिल्म वाला डांस देखना तो फिल्म में जाके देखो। तो ऑडियंस तो बिल्कुल अड़ गई कि नहीं, हमें ये कथक देखना ही नहीं। अब उस जमाने की बात है, तो बोली मत देखो। वो चली गई स्टेज से। तो उस दिन उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत की इस फॉर्म को एस्टैब्लिश करने में, और अगर ये फिल्मों की वजह से अगर ये खराब हो रहा है तो मुझे फिल्म करनी नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया फिल्म उस दिन से। फिर वो कहती थी कि मैंने 1 साल रियाज किया, तब मुझे मंच नहीं मिलता था। लोग कहते थे ये तो बॉलीवुड वाले हैं, ये तो फिल्मी वाले हैं, फिल्मी जैसा नाचते हैं। तो उन्होंने फिल्म छोड़ के उन्होंने 1 साल सिर्फ ओनली रियाज किया, और फिर वो वापस से उन्होंने स्टेज करना वापस से प्रारंभ किया। तो ग्वालियर मेरा आने का भी एक मकसद ये था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अच्छा नाचते हैं। मुझे सुनने को आया है, देखने को भी आया। और कोविड के टाइम पे तो बहुत सारे रील्स आते थे, देखते थे तो पता चलता था कि अच्छा ये बच्ची यहाँ की है, ये बच्चे वहाँ के हैं, ये बच्चे यहाँ के हैं। और यहाँ पे क्या था कि ऐसा कुछ नृत्य समारोह जैसा कुछ नहीं होता है। तानसेन समारोह बहुत बड़ा होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि नगरी तानसेन ग्वालियर में देखने के लिए बहुत कम मिलता है, जबकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने बैठ के प्लान किया कि लेट्स डू इट, कुछ करते हैं यहाँ पे नृत्य के प्रति। तो फिर छोटा सा एक वर्कशॉप पिछले साल से हम लोगों ने प्रारंभ किया यहाँ पे। काफी सारे रजिस्ट्रेशन पिछले साल भी आए थे, इस साल भी काफी सारे रजिस्ट्रेशन आए थे। बट मेरा मकसद था कि सितारा जी के वर्क को, उनके काम को, और जो उन्होंने अपनी इस कला को आगे बढ़ाया है, वो दुनिया तक फैले। तो इसलिए फिर मैंने ग्वालियर चूज किया कि ये जगह सेंटर पॉइंट, ऐसे तो संगीत की नगरी भी है ये, तो मैंने कहा इससे बेटर जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। और जहाँ नहीं हो रहा होता है वहाँ पे करने में क्या होता है कि ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको देखने को नहीं मिलता। तो अभी ये हम लोगों का नेक्स्ट ईयर का प्लान है ऐसा कि हम लोग 3 दिन का फेस्टिवल करेंगे, एंड देन 1 दिन का पूरा समारोह करेंगे जो सिर्फ नृत्य पे डेडिकेटेड होगा, और मोस्टली कर हम प्रमोट करेंगे यहाँ के गुरुज को और यहाँ के शिष्यों को। तो आगे फ्यूचर प्लान्स आपके ये हमारे हैं नेक्स्ट ईयर उसके लिए। हाँ जी, कि सुबह सेमिनार्स होंगे कथक को लेके, अलग अलग घरानों पे बातें होंगी, कोई ग्रेट गुरु बाहर से आएंगे, वो अपनी बातों को वहाँ रखेंगे। बच्चों के जो, क्योंकि इसमें कोर्स भी होता है, लोग PhD भी कर रहे हैं, थीसिस भी लिख रहे हैं, तो उनके जो सवालात है नृत्य को लेके वो उनसे पूछ सकते हैं सामने से। तो इस तरीके का हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान है फिलहाल। और सर इससे एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो घर पर हैं, जिनको कुछ फैमिलीज अलाउ भी नहीं करती हैं, चाहे बॉयज को तो करती ही नहीं है आज के टाइम में, लड़कियों को तो भी थोड़ा बहुत कर देती हैं, बट स्टिल वो लोग सीखना चाहते, तो आपसे सीखने का जरिया वो कैसे बना सकते हैं? तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन सीखिए और समय अनुसार आ जाइए बनारस। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, देखिए जब तक कि सामने से आप नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं ना, तो आपको फील नहीं आएगा। और डिजिटल माध्यम जरूर, क्योंकि पहले मैंने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू ही नहीं किया था पूरे कोविड में, लेते ही नहीं थे कोविड में क्लासेस। बहुत लोगों ने इंसिस्ट किया कि देखो हमेशा आज का जमाना ये है, डिजिटल जमाना,
तो आपको सीखना ही पड़ेगा। मुझे हम्म। इतना गैजेट्स वैजेट्स चलाने बिल्कुल भी हाँ। नहीं आता। तो हम अपने खुद के बच्चों से सीखते हैं कि इसको ऐसे कैसे करेंगे, कैसे खुद को होस्ट बनाना है अगर मुझे, और ये लिंक क्रिएट करना है तो कैसे होगा। ये सब बच्चों ने मुझे करके दिया। तो बच्चों ने इंसिस्ट किया, करते हैं, बहुत लिमिटेड क्लासेस लेते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आपके क्षेत्र में कोई अच्छा गुरु है तो उनके पास जरूर जाइए। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको अपना बेस मजबूत करना है तो किसी अच्छे गुरु के पास जाइए, पहले सीखिए 2-3 साल, फिर आप ऑनलाइन क्लास सीखिए। क्योंकि बिना हाथ पकड़ के रखे सही तरीके से आप नहीं कर पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप सीखे हुए 3-4-5 साल तो ऑफकोर्स आप ऑनलाइन में समझ जाएंगे चीजें, लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं अगर, तो अपने क्षेत्र के किसी अच्छे गुरु को आप तलाश करिए और फिर आप कंटिन्यू करिए। और सर जैसे कि आपने बहुत नाम कमाया हुआ है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पर और बाहर भी देश विदेशों में आपका बहुत नाम है, तो हर एक अचीवमेंट के पीछे बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारी ऐसी असफलताएं रहती हैं। तो आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट असफलता थी जिससे आपको कुछ सीखने को मिला और उस असफलता ने आपको आगे खींचा कि नहीं अब तो करके दिखाना है? तो ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ है क्या? देखिए, जब तक कि आपके जर्नी में रुकावटें नहीं आएंगी, ठोकर नहीं खाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा इतना कोई स्टोरी से एकदम से क्लिक तो नहीं हो रही है मेरे दिमाग में, लेकिन हाँ, जो मुझे फील होता है कि हमेशा वो एक, जब तक आप कीचड़ में गिरेंगे नहीं ना, आप पे कीचड़ आएगा नहीं, तब तक आपको दूसरी चीजें, आपको दूसरा स्टेप चढ़ने के पहले आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे खुद को। तो ठोकर लगना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको सीख मिलती है। अब रही बात असफलता की, तो ऐसा कुछ बहुत ऐसा मेजर मेरे साथ कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, बट हम किसी चीज के पीछे भागते नहीं ज्यादा कि जैसे मुझे वहां जाना है, वो समारोह में मुझे परफॉर्म करना है, तो हम उसके पीछे लगे पड़े नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, वो गोल बना के जरूर रखते हैं कि हाँ, उस फेस्टिवल में जरूर एक दिन नाचेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे कथक के बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो खजुराहो फेस्टिवल का नाम ले लीजिए, वो वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फेस्टिवल जो होता है वो अहमदाबाद में होता है। दादा की स्टूडेंट हुआ करती थी उस टाइम पे, 50-55 के एज थी उनकी, तो इतना परफॉर्म नहीं करती थी उनको, तो इनको चाहिए था कि एक सपोर्ट में कोई यंग परफॉर्म करे उनके साथ में, एक सपोर्ट बन के स्टेज पे। तो मुझे वो बिहार लेके गई थी पटना परफॉर्म कराने के लिए, और वहां पे बहुत ग्रेट गुरु थे, तबला के बहुत अच्छे महान तबला वादक हैं, इनको किंग ऑफ तबला कहा जाता है, बंगाल टाइगर कहा जाता है उनको। उनका नाम है पंडित कुमार बोस जी। तो वो राइट देयर नीचे बैठे थे जी। तो वो उठ के जाने वाले थे, तो किसी ने कहा कि अरे इसके बाद कथक का परफॉर्मेंस है, अगर आप भैया देख के जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कथक में उनको इंटरेस्ट था ही, तो वो बैठ गए देखने के लिए। तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, वो ग्रीन रूम मुझे मिलने के लिए आए, तो वो पहली सीढ़ी उन्होंने मुझे चढ़ाई, फर्स्ट सीढ़ी। तो मुझे पूछा कि तुम घरानेदार हो क्या? तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था व्हाट इज नॉन घरानेदार एंड घरानेदार। इतना तो पता था कि हाँ, मेरे घर में कई पीढ़ियों से नृत्य परंपरा चली आ रही है। तो मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे पूछने लगे कि किसके घर से हो, किससे सीखा है नृत्य, अच्छा किसके बेटे हो। तो मुझे पूछा कि तुम कलकत्ता डांस की हो क्या? तो मैंने कहा नहीं। करोगे? मैंने कहा नहीं, 10th का एग्जाम है मेरा। तो मैंने इनको मुंह में मना कर दिया। तो मैंने मेरे फादर को आके बोला कि पापा पता है कोई अंकल आए थे, कुमार बोस जी उनका नाम था, वो मुझे पूछ रहे थे कलकत्ता में तुम परफॉर्म करोगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरा 10th का एग्जाम है। तो मेरे फादर बोले थे अरे बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? मैंने कहा मुझे क्या पता। तो मेरे फादर ने तब कहा अगर नाम करना है ना तो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, ये 4 जगह है जी। ये 4 जगह अच्छा नाचोगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। उस टाइम पे कोई मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था हमारे पास में, पड़ोसी का नंबर हम लोगों ने उनको भेजा था। तो टेलीफोन आता है वहां पे बगल में कि विशाल के पिताजी को बुलाओ जरा बात करने के लिए। तो उन्होंने जिस प्रोग्राम में मुझे इंट्रोड्यूस किया था उसमें हेमा मालिनी जी, बजंती माला जी का भरतनाट्यम, हेमा मालिनी जी का भरतनाट्यम, ऐशा खान ओडिसी नाच रही है, पंडित अमजद अली खान साहब सरोद बजा रहे हैं, उस्ताद अपना क्या कहते हैं जाकिर जसराज जी का वोकल था। और मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था पूरा, वो 7 दिनों का फेस्टिवल था, मेरी छोटी सी फोटो नीचे लगी हुई थी उसमें। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। वो उन्होंने मुझे वहां चढ़ा दिया
जी। और वो शो बहुत अच्छा हुआ कलकत्ता में। उसके मैंने कई सारे फेस्टिवल्स नाचे, फिर मैंने दिल्ली में नाचा उसका फेस्टिवल, फिर वापस कलकत्ता में 2 बार डांस किया। तो वो मेरी सफलताओं की सीढ़ियां थी एक्चुअली। हम जब आज यंग युवाओं को बोलते हैं ना हमेशा जी। कि भगवान आपको हमेशा चांस देता है, जी। किसके जरिए आपको देगा पता नहीं चलेगा। तो हमेशा आपको एकदम कहते हैं ना एकदम संपूर्ण ऊपर से नीचे तक आपको एकदम प्रत्यय रहना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो शायद आपको 4 महीने बाद भी दे सकता है जी। और कल के कल भी दे सकता है। जी। तो इसलिए वो रियाज आता है कि आप जब तक रोज रियाज नहीं करेंगे तो आप अगर कल का कल आपको कोई भगवान ने ऐसा ऑफर दे दिया बड़ा और आप बोलेंगे कि हम तो रियाज में ही नहीं है, तो मतलब हम डांस ही नहीं कर पाएंगे फिर तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि रियाज इज इम्पोर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है कि रियाज का मतलब लोग कहते हैं ना हम बोर हो जाते हैं, नहीं, रियाज को आपको खुद इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आपको जैसे हम पूजा करते हैं, पूरा पूरा अपने सब इंद्रियों को वहां लगा देते हैं, मेडिटेट करते हैं ना लोग। आजकल मेडिटेशन लोग कहते हैं 1 मिनट मेडिटेशन लोग कोई कर नहीं पाता। एक पॉइंट पे आप एक बिंदु पे 1 मिनट तक नहीं दे सकते, 30 सेकंड नहीं दे सकते। आपके दिमाग में 10 तरीके की बातें चलने लगेगी तुरंत। अच्छा वो काम पेंडिंग है, अच्छा मुझे वहां जाना है, अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मेरे दोस्त का फोन आ गया अभी, ऐसा होता है। तो आपको क्या होता है अपने अपने कंसंट्रेशन को इतना एनहांस करना होता है कि आप एक जगह पे, हम बच्चों को भी कहते हैं कि जस्ट 1 आवर 1.5 आवर, नो नीड टू डू रियाज 5-5 6-6 घंटे। ये हमारे घरों में हुआ करता था, सुबह 4 बजे भोर से लेके शाम के 8 बजे तक, क्योंकि तब कोई दूसरा काम ही नहीं था लोगों को करने के लिए। तब एक लोग कमाते तो पूरा घर भर खाता था, 15-20 लोग। आज सब कमा रहे हैं फिर भी कम पड़ रहा है लोगों को, है ना। तो उस बीच में वो समय निकाल के, मैंने कहा अगर 1 घंटा भी अगर आपने अपने मन से रियाज कर लिया ना, वो 5-6 घंटे के बराबर है। तो इस प्रकार से, और रियाज को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। आप उसके अंदर उसको खोजिए, ढूंढिए, मजा लीजिए उसके अंदर रियाज का, कुछ नई नई चीजें ट्राई करिए उसके अंदर, तो आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। हम बच्चों, हर बच्चे को यही बोलते हैं। और ये बहुत ही गहरी बात है जो ये बहुत गहरी बात है एक्चुअली, क्योंकि आप हमेशा देखिए क्लासिकल म्यूजिक जब सुनते हैं तो लोगों को जमाई आने लगती है, ऐसे से करते हैं। आपको पता है वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी पूरी इंद्रियों को वो रिलैक्स कर देता है, इसलिए आपको नींद आती है। क्लब की म्यूजिक में आपको कभी नींद नहीं आएगी, लेकिन आप जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे आपको तुरंत नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी वो रिलैक्स कर देती है। इट्स काइंड ऑफ थेरेपी है लोगों के लिए। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, बट ये प्रैक्टिकल बात है। ये प्रैक्टिकल लोग जो सुन रहे हैं, अगर उन्होंने क्लासिकल सुना होगा, दिस इज फैक्ट, होता है, तो ये इसीलिए होता है जो आपने रीजन बताया। हाँ, उनको नींद आने लगेगी, वो धीरे धीरे ऐसे लेटने के पोजीशन में आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है। आज पूरी दुनिया भाग रही है काम के पीछे, सब भाग रहे हैं। आज सब बड़े बड़े अध्यात्म के गुरुओं के पास क्यों भाग रहे हैं? इसलिए तो भाग रहे हैं, सुकून, दैट चैन उनको चाहिए ना, पीस चाहिए, सबसे बड़ी शांति चाहिए उनको। तो आप शांति आपके अगल बगल ही है एक्चुअली, है ना। आप, हम लोग बच्चों को कहते हैं 1 घंटा आराम से अगर आप साधना करो घर में बैठ के, दैट्स कॉल्ड साधना। ही हमारे लिए साधना है भाई। ओके सर, बस लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। बीइंग अ मेल, लड़कों को बहुत सारी फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं कि आपको डांस में नहीं जाना है। और अपने इंडियन कल्चर में मतलब है ये चीज, मैंने बहुत जगह देखा है। तो आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों को जो मेल कुछ हम लोगों को देख रहे हैं और जो जिनको डांस में इंटरेस्ट है और उन लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुनी है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी हैं जो इस चीजों से जूझ रहे हैं। क्योंकि तो देखिए उनके घरों में क्या होता है कि पिताजी किसी पोस्ट पे बैठे हैं, तो ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी उसी पोस्ट पे रहे। और एक जो इनकम वाली बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे ऑफलाइन, तो वो इनकम वाली बात आ जाती है कि आप इनकम कहाँ से करेंगे, कैसे इनकम होगा, फिर आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे। और लड़कों में सबसे मेजर इशू यही होता है। हाँ, कमाने का काम तो ऑफकोर्स, हाँ, गृहस्थी चलानी है उनको। तो अभी क्या है कि मुझे लगता है कि या तो आप पूरी तरीके से इतना मेहनत करके सामने आइए कि आप खुद ही फ्लरिश कर जाइए, खुद ही आगे बढ़िए। नहीं तो बहुत सारे लोग आज नौकरी भी करते हैं और इस चीज को साइड बाय साइड कथक या भरतनाट्यम या ओडिसी जो भी है कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भरतनाट्यम डांसर्स भी हैं, ओडिसी डांसर्स भी हैं। तो एक साइड बाय साइड अपना एक साइड बिजनेस करके रखा है उन्होंने, और करते वो ये हैं, मतलब मेनली वो फोकस रहते हैं म्यूजिक, कथक और डांस फॉर्म्स में,
बट वो कहते कि विशाल अभी हमें कुछ तो करना अपने फादर को खुश करने के लिए, तो हमें ये करना ही पड़ेगा अब तो साइड बिजनेस। तो दोनों देखिए, बैलेंस लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है ना। अब या तो सब चीज त्याग दीजिए आप सब त्याग दीजिए और बोलिए हम कुछ नहीं करने वाले अब तो। लेकिन अभी हाँ, बहुत सारे लोग पीएचडी कर लेते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें तो जी। ऐसा नहीं पहले बिल्कुल ऑप्शंस नहीं था, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब बहुत सारे स्कूल्स में आप देखिए पोस्ट निकल गए हैं, रेलवेज में पोस्ट निकल गए हैं, रेलवेज में कथक को लेके हाँ पोस्ट है, म्यूजिक पोस्ट आ गया उसके अंदर अभी तो रेलवे के अंदर। तो बहुत सारी चीजें अभी उपलब्धियां आ गई हैं। ऐसा नहीं कि पहले शुरू दौर में बहुत कम था, स्कूल्स में ऐसे सब्जेक्ट नहीं था, म्यूजिक डांस ऐसे सब्जेक्ट नहीं था, डांस को खाली ऐसे ही बस यूज कर लेते थे एनुअल फंक्शन में। अभी नहीं है, तो उनको कम से कम नौकरीज मिलनी शुरू तो हुई है डांसर्स को एटलीस्ट, लेकिन वो प्रोफेशनली डांस करना चाहते हैं वो, और अभी भी करते हैं क्योंकि सर्टेन इनकम की जरूरत होती है, तो अपना वो वहां पे भी करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं। तो वो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको, है ना। ये है। और सर बस ये हमारा लास्ट में बस ये है कि आप हमारे गूंज की ओर से ग्वालियर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, ग्वालियर के लोगों को यही कहेंगे, जितने भी स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं और जो मेरे फैंस भी हैं और जो इस विधा को सीख रहे हैं, बस मेरी हमेशा एक बात यही रहती है कि आप अपने गुरु के प्रति लॉयल रहिए, उनसे जितना हो सकता है अपना खजाना भरते रहिए और रियाज करते रहिए, और एक जो प्रेम है और जो एक बड़ों का आदर करना है वो हमेशा उसको बरकरार रखिए। जी, थैंक यू सो मच सर, अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें इतना कीमती समय दिया, और आशा है कि जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी 90.8 FM में। थैंक यू सो मच हम लोग को देखने के लिए। थैंक यू।